Hello everyone, myself Komal. Welcome to Trending Exam. As you know, हमने आपके साथ स्टार्ट की थी घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे। हमारी इस वीडियो में हम आपके साथ पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था और कैसे संविधान का निर्माण हुआ था। आई थिंक इसमें हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा ने किस दिन भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव उद्देश्य रखा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वह प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने किसने रखा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें ये पूछा गया है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे प्रस्तावना भी आगे चलकर प्रस्तावना कहा गया, निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर हमें भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। इसमें ये बोला गया है कि पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, उसका संविधान सभा पर संविधान के निर्माण पर असर हुआ है। सेकंड, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उन्हें उद्देशिका में समाहित किया गया है। थर्ड, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। फोर्थ, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से निर्वाचित करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्हें देखकर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट जिसमें मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की बात कही गई है, यह गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे।
इस क्वेश्चन का मतलब है कि संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान सभा जो थी उसके कितने अधिवेशन हुए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए जो 165 दिन के थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 26 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार जो नियर ऑप्शन है वह 12 है, सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वह किस तिथि को हुई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इतने समय में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिन्हें हमें मैच करना है। एक तरफ कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनकी डेजिग्नेशन, जिन्हें हमें मैच करना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। यहाँ इसका आंसर है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। सेकंड, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। तो के.एम. मुंशी जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। सी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। यहाँ पर फर्स्ट वी.टी. कृष्णमाचार्य जी राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य थे। डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है जिन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। जो नोट दिया गया है इसे हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी थे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वह कौन थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो भारतीय संविधान था उसका प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी.एन. राव जी के द्वारा।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन कर प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में B.N. राव जी ने जो मूल प्रारूप दिया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वचन कब शुरू किया गया था। इसमें क्या पूछा गया है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वचन कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शंस गलत हैं। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और यह डेट किसी भी ऑप्शंस में नहीं दी गई है, इसलिए सभी ऑप्शन गलत हैं। तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था? 17 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 तक यह चला था। इसलिए यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। इसमें क्या पूछा गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह यूपी PCS के प्री और मेंस में अलग अलग टाइम आ चुका है, तो आप प्लीज़ इन्हें ध्यान में रखिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में यह बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर दिया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना गया है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए थे। तथापि संविधान के कुछ शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किस दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किस दिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत एवं अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है कि किस तिथि को भारत का संविधान अपनाया गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 26 नवंबर 1949। क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे, इसलिए आपको थोड़ी बोरिंग महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्वेश्चंस में पेपर में, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था।
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है कि आखिर 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? 26 जनवरी के दिन ऐसी क्या बात थी कि इसी दिन को भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। एक बार एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में दिसंबर 1929 में। इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। आज़ादी से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बाद में पश्चात 26 जनवरी की तिथि को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था और आज़ादी के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर हमसे पूछा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया है
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसकी एक्सप्लेनेशन को हम एक बार देखेंगे। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। लेकिन बाद में जब यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट के लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। पूना की जो सीट थी उन्हें कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर खाली किया था ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस सीट से इलेक्शंस लड़ सकें। इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं जिन्हें पढ़कर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये IAS के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार एवं विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। इसका मतलब है कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी उसमें जो भी विचार विमर्श किए गए थे उसी के परिणाम स्वरूप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसका मतलब है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारत के जो सूबे और रियासतें थी इनको एक संघ में लेकर ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर हमें एक असर्शन दी गई है और उसका रीज़न जिन्हें पढ़कर हमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए पढ़ते हैं। असर्शन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रीज़न, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान को गृहीत संविधान कहा जाता है।
यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिसमें बोला गया है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, सत्य हैं, लेकिन जो रीज़न है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं करता, उस असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता। एक बार एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, यह बात बिल्कुल सही है। और भावी आवश्यकताओं के मतलब फ्यूचर में जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इसलिए असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। इसका क्या मतलब है कि भारतीय संविधान में जो वयस्क मताधिकार की बात है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने बोली थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि किसने भारत के आज़ाद होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को भंग कर दिए जाने के लिए सुझाव दिया था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर हमें एक कथन दिया गया है और कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि यह कथन किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए कथन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। इस कथन में बोला गया है कि जो भी अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं थी, भारतीय संविधान निर्माताओं की जो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं थी उसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं को कम करके आंका है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आइवर जेनिंग्स का है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आइवर जेनिंग्स के द्वारा। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम रखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर भी हमें एक कथन दिया गया है और पूछा गया है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसमें बोला गया है कि जो भारत की संविधान सभा थी वह कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसने बोला है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह स्टेटमेंट पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह स्टेटमेंट उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 55,
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। यहाँ पर महिलाएं सदस्यों के बारे में पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 15 महिलाएं सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।